तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री क्लास का हिस्ट्री की 16th या 16वीं क्लास है और उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले तक मैं 1857 के विद्रोह के बारे में आपसे बात करता रहा हूँ पार्ट 1 में, और बहादुर शाह जफ़र से शुरू करके मंगल पांडे, झांसी की रानी, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। और पहला पार्ट मैंने तात्या टोपे पर ला करके ख़त्म किया था। तो इसमें हम तात्या टोपे के बारे में जानेंगे। बगावत की जो चिंगारियाँ थीं वो अब पूरे मध्य और उत्तर भारत में फैल रही थी। इसका असर जो था वो कानपुर में भी हुआ। कानपुर में आपको पता होगा जो तीसरा एंग्लो मराठा वार था उसमें जो आखिरी पेशवा थे उनकी हार हुई और पेशवा को पेंशन दे करके बिठूर भेज दिया गया। इन्हीं पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब उर्फ धोंदू पंत। इसमें लिखा नहीं है मैंने, आप लोग लिख लीजिए नाना साहब यानी के धोंदू पंत। यहाँ पर है ना, यहाँ लिख लीजिए आप लोग धोंदू पंत। धोंदू पंत या नाना साहब जो हैं ये आखिरी पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। दरअसल तीसरे मराठा वार के बाद मराठा साम्राज्य लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और आखिरी पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में एक छोटी सी ज़मींदारी या जागीर दे करके भेज दिया गया था। पेशवा की मौत के बाद नाना साहब जो कि पेशवा के गोद लिए बेटे थे वो राजा बने, लेकिन हमेशा की तरह या सभी की तरह डलहौजी ने उन्हें भी मान्यता नहीं दी और जो पेशवा को पेंशन मिलती थी वो पेंशन नाना साहब या उनके दत्तक पुत्र धोंदू पंत को मिलनी चाहिए थी, वो पेंशन बंद कर दी। अब आपने सुना होगा नाम अजीमुल्ला खां। ये जो अजीमुल्ला खां जो हैं ये नाना साहब के एडवाइज़र या सलाहकार थे। इन्हीं अजीमुल्ला खां को नाना साहब ने इंग्लैंड भेजा था, इंग्लैंड के राजा से मिलने के लिए, अपनी पेंशन को बहाल करने के लिए। नाना साहब चाहते थे कि उनकी पेंशन बहाल हो जाए, इसके लिए अजीमुल्ला खां को भेजा गया था, लेकिन ना तो राजा से मुलाकात हुई और ना ही नाना साहब की पेंशन बहाल हुई। तो जब अजीमुल्ला खां असफल होकर के वापस लौटे तो नाना साहब ने भी इस बगावत में भागीदारी शुरू कर दी। अब नाना साहब ने यहाँ पर अपना जो फौजी सलाहकार नियुक्त किया तात्या टोपे को किया। तात्या टोपे जो थे किसी शाही रजवाड़े से नहीं थे, आम घराने से तो वो थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सैनिक क्षेत्र में काफ़ी अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना आर्मी चीफ या आर्मी एडवाइज़र अपॉइंट किया और शुरुआत में इन्होंने काफ़ी सफलताएं पाई कानपुर में। लेकिन जब कानपुर में दबाव पड़ा तो कानपुर से इन्होंने पलायन कर दिया और बिठूर पर कब्जा कर लिया। बिठूर पर भी दबाव पड़ा तो ये बिठूर से भी इनको जाना पड़ा। बाद में ये झांसी की रानी के साथ मिल गए। झांसी में अक्सर सवाल आता है ना, कानपुर में विद्रोह के नेता कौन थे, तो नाना साहब ये धोंदू पंत थे। अगर तात्या टोपे लिखा आ जाए और नाना साहब उसमें ऑप्शन ना हो तो वो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के सैनिक सलाहकार थे। कहाँ पर? कानपुर में। अच्छा, उसी तरह से सवाल कभी आया था कि बिठूर में विद्रोह किसने किया, तो जब ये लोग कानपुर में परास्त हो गए तो बिठूर पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, दोनों ने, नाना साहब और तात्या टोपे ने, तो वहाँ भी यही थे। उसके बाद जब यहाँ से भी इन्हें जाना पड़ा तो झांसी की रानी के साथ तात्या टोपे मिल गए थे और झांसी की रानी के साथ मिल करके इन्होंने अंग्रेजों को कई जगह धूल चटाई और इन्होंने गुरिल्ला वार में या छापावार युद्ध में पूरे भारत में ही नहीं, आसपास की जो रियासतें थीं, आसपास के जो देश थे, वो भी वहाँ पर भी रातों रात फेमस हो गए गुरिल्ला वॉरियर के तौर पर। खैर, झांसी पर दबाव पड़ा तो इन्हें झांसी से भी जाना पड़ा। झांसी के बाद इन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया। अक्सर बात आ जाती है ग्वालियर में विद्रोह किसने किया, तो तात्या टोपे ने किया। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप ध्यान रखेंगे कि नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर पहले कानपुर में बगावत की, उसके बाद बिठूर पर कब्जा किया, वहाँ दबाव पड़ा तो ये झांसी चले गए, रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए, वहाँ दबाव पड़ा तो इन्होंने ग्वालियर में बगावत की। उसके बाद फिर इनकी शक्ति जो है वो छिन्न भिन्न हो गई, ये फरार हो गए। बाद में एक साथी के विश्वासघात से ये पकड़ लिए गए और इनको फांसी दे दी गई। कई किताबों में ये लिखा गया कि इन्हें गोली मार दी गई, वो गलत बात है ना। इनको पकड़ा गया था, विश्वासघात हुआ इनके साथ, इनको पकड़ लिया गया और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग हैं इन चीज़ों का। तो बरेली में किसने बगावत की? खान बहादुर खान ने। बरेली में जो बगावत की खान बहादुर खान ने की। ग्वालियर में बगावत किसने दबाई? हीरोज ने दबाई। जगदीशपुर बिहार में एक रियासत है, आरा में, है ना, वो जगदीशपुर की बगावत भी कहते हैं, आरा की बगावत भी कहते हैं। दरअसल आरा के राजा थे या आरा के नवाब थे कुंवर सिंह।
जगदीशपुर या आरा बिहार में, यहाँ पर जो बगावत की थी कुंवर साहब ने की थी। और इस बगावत को दबाया था, कुंवर साहब की बगावत को विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दबाया था। ठीक है, आगे चलें। कानपुर और बिठूर की मैं बात कर चुका। इलाहाबाद में बगावत की थी मौलवी लियाकत अली ने, और इस बगावत को दबाया था कर्नल नील ने। बनारस में, इलाहाबाद और बनारस दोनों ही जगह जो बगावत की थी मौलवी लियाकत अली ने की थी, और इस बगावत को दबाया था कर्नल नील ने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फिर लिखा है फैज़ाबाद, रुहेलखंड या फैज़ाबाद में बगावत की मौलवी अहमदुल्ला ने, फतेहपुर में बगावत की अजीमुल्लाह खान ने। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया है और लिखा है सर दिनकर राव। सर दिनकर राव जो है ग्वालियर रियासत के मंत्री थे या वहाँ के अधिकारी या वहाँ के कोई सरदार थे। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, सर दिनकर राव ने। बाद में इनको सर का टाइटल दिया गया और अंग्रेज़ों ने इनकी वफादारी की खूब प्रशंसा की थी। दिनकर राव से पूछ सकता है कहाँ के, ग्वालियर रियासत के ये कर्मचारी थे। उसी तरह से सैयद सालार जंग, एक म्यूज़ियम भी है इनके नाम पर। तो सैयद सालार जंग जो हैं वो हैदराबाद रियासत के कर्मचारी थे या अधिकारी थे या हैदराबाद रियासत के मुलाजिम थे। इन्होंने भी इस बगावत में अंग्रेज़ों का खूब साथ दिया था, तो अंग्रेज़ों ने इनकी भी खूब जो है प्रशंसा की थी। तो सैयद सालार जंग हैदराबाद से और सर दिनकर राव ग्वालियर से, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ऐसा ना, बगावत, ये हमारी जो बगावत है फेल हो गई, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि बहुत से जो देसी राजा नवाब या रियासतें थीं उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ना कि बगावतियों का, ना विद्रोहियों का। ठीक है, आगे चलें। अब बात ये आती है कि आरसी मजूमदार ने एक किताब लिखी, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजूमदार ने ये बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने कहा, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये जो लड़ाई थी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, एक सवाल आता ना 1857 का जो रिवोल्ट था उसका नेचर या स्वरूप क्या था, है ना। तो स्वरूप या नेचर का मतलब है भाई ये था क्या, ये बगावत थी, ये असंतोष था, ये आज़ादी की लड़ाई थी, क्या था, ये आम आदमी की आज़ादी की लड़ाई थी या फौजियों की बगावत थी, क्या था। इन सब चीज़ों को जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसका नेचर या इसका स्वरूप क्या था। तो आरसी मजूमदार ने कहा है, आरसी मजूमदार ने किताब लिखी है सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैंने बहुत शॉर्ट में, कोटेशन की बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन उस कोटेशन को मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। वो ये है कि तथाकथित, यहाँ पे आप सुन लेंगे ना, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही आज़ादी की लड़ाई और ना ही राष्ट्रीय था। दरअसल हम कहते हैं ना कि ये 1857 का जो विद्रोह था ये भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी और भारत के सभी लोग इसमें मिलजुल करके शामिल हो गए थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी या भारतीय स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई थी और ये राष्ट्रीय संग्राम था, किसी एक आदमी का संघर्ष नहीं था, ये राष्ट्रीय संग्राम था। लेकिन आरसी मजूमदार ने इस पर रिसर्च की है और बहुत सारी उन्होंने तथ्य दिए। अब वो क्या तथ्य थे इसकी बात हम यूपीएससी मेंस में करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो लड़ाई है ना तो ये आज़ादी की लड़ाई थी और ना पहली बार थी और ना ही ये राष्ट्रीय थी। लेकिन इसको जरूर समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ये आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। क्यों नहीं थी आज़ादी की लड़ाई? इन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादातर जो लोग शामिल थे वो थे सैनिक, और सैनिक जो थे उनका मकसद आज़ादी नहीं था। सैनिक परेशान थे अपनी सेवा शर्तों से। कैसी सेवा शर्तें, देखिए उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास हुआ और उसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर अपना धर्म बदल करके ईसाई धर्म अपना लेता है तो क्या होगा। देखिए इससे पहले क्या होता था ना, अगर आप अपना धर्म बदल लें तो आपकी जो ज़मीन जायदाद में है, आपकी जो ख़ानदानी ज़मीन जायदाद वगैरह है, उससे आपको बेदखल कर दिया जाएगा। अब इन्होंने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास किया 1850 में और कहा कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपको आपकी विरासतों से बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी जो पूर्वजों की जो भी ज़मीन संपत्ति जायदाद है वो आपसे नहीं छीनी जाएगी, आप पर किसी भी तरह की अयोग्यता नहीं ला दी जाएगी अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो। इसको लेकर के सैनिकों में गुस्सा था। इसके अलावा एक कानून लॉर्ड डलहौजी के समय पास हुआ जिसको नाम दिया गया था सामान्य भर्ती अधिनियम 1856। ये सवाल IAS में पूछेगा आपसे, वनडे में इतना नहीं पूछेगा, पक्का नहीं पूछेगा, वनडे में नहीं पूछेगा इतना, लेकिन अगर आप IAS या UPPCS लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ज़रूर पूछेगा। सामान्य भर्ती अधिनियम 1856, इसमें यह था कि अब इस कानून के बाद ये हुआ कि
सैनिकों को किसी भी मोर्चे पर कहीं भी भेजा सकता है, देश में भी और विदेश में भी। पहले सैनिक जो है ना कहते थे भाई हम यहाँ लड़ने जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, समुद्र पार करने के लिए नहीं जाएंगे, या जहाँ ये मूंज घास नहीं होती है वहाँ नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ था ना। तो अब डलहौजी ने कहा कि भाई आपको जहाँ भेजा जाएगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आप धार्मिक प्रतीक चिन्ह अपनाते हो सेना में, उस पर रोक हो जाएगी। एक फौजी के तौर पर आप अपना जो धार्मिक विश्वास है उनका पालन आप नहीं कर सकते, एक फौजी के तौर पर। वैसे व्यक्तिगत विश्वास हैं जो आपके वो हैं, लेकिन फौजी के तौर पर आपके जो धार्मिक विश्वास हैं या धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं उनका इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो ये जो था, ये था सामान्य भर्ती अधिनियम 1856 1856 में पास हुआ था, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इसको लेकर भी सैनिकों में काफ़ी गुस्सा था, ठीक है ना। इसके अलावा 1844 में बंगाल की रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी थी। इन्होंने कहा था कि साहब हमें एक्स्ट्रा जो है भत्ता दो, एक्स्ट्रा स्टाइपेंड दो, तभी हम जो है सिंध जाएंगे लड़ने, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखें 1806 में बेल्लोर में सैनिकों ने बगावत कर दी थी, और 1824 में बैरकपुर में भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में सैनिकों ने बगावत कर दी थी। तो जो आरसी मजूमदार हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि सैनिकों ने बगावत की है, सैनिकों ने बगावत पहले भी की है। हाँ, ये बात अलग है कि 1857 में ये बगावत जो है बड़े रूप में हुई है, लेकिन पहली बार नहीं हुई है। तभी वो कह रहे हैं ना कि तथाकथित आज़ादी की लड़ाई पहली नहीं थी, इससे पहले भी झगड़े हो चुके हैं, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। वो कहते हैं भाई यहाँ पर मकसद देश को आज़ाद कराना नहीं था, यहाँ पर मकसद था सिर्फ अपने को जो सहूलियतें मिली हुई थी, जो रियायतें मिली हुई थी, उनको वापस पाना था। इसके अलावा आप देखें ना, जगह जगह ज़मींदार, देसी राजा, नवाब लड़ रहे थे। तो उनका मकसद पूरे भारत की आज़ादी का नहीं था, उनका मकसद था कि जो उनकी ज़मींदारी या उनकी जागीर या उनकी जो रियासत थी वो वापस पाना था। इसके बारे में आरसी मजूमदार कहते हैं कि जैसे झांसी की रानी ने नारा दिया था, मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, मैं अपना झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने ये नारा नहीं दिया था कि पूरे भारत की हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आरसी मजूमदार ने ये तर्क दिया, हालांकि झांसी की रानी लड़नी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, और अपनी आज़ादी का मतलब देश की आज़ादी भी था, लेकिन जो उन्होंने नारा दिया कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, उसको लेकर के आरसी मजूमदार कहते हैं कि देखो भाई, जो सोच थी वो राष्ट्रीय नहीं थी। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि बगावत का जो ज़्यादातर असर था, वो सबसे ज़्यादा, बगावत का सबसे ज़्यादा असर था वो अवध में था। अवध यानी कि उत्तर प्रदेश में था। अच्छा, कुछ लोग इसको अवध का विद्रोह भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह को अवध का विद्रोह कह देते हैं। जब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस में जाएंगे ना, लिखेंगे, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी, कई बार आया है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह ना होकर के केवल अवध का विद्रोह था। आप देखेंगे यहाँ पर विद्रोह के जो बड़े बड़े सेंटर थे, ज़्यादातर जो बड़े बड़े सेंटर थे वो अवध में थे, और सबसे ज़्यादा जो अशांति थी वो अवध प्रदेश में थी। इसीलिए आरसी मजूमदार जैसे जो लोग हैं, एसएन सेन जैसे जो लोग हैं, वो कहते हैं भाई ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। वो कहते हैं नर्मदा के पार का ज़्यादातर दक्षिण भारत शांत रहा, कश्मीर पंजाब में ज़्यादा गदर नहीं हुआ, गुजरात राजस्थान बिल्कुल शांत रहे, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बगावत हुई, पूर्वी बंगला जो आज का बांग्लादेश है वो शांत रहा। वो कहते हैं कि बहुत सारे देसी रजवाड़े जो रियासतें थीं, उन्होंने विद्रोहियों का साथ न देकर के अंग्रेज़ों का साथ दिया। नवाब रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, भोपाल, हैदराबाद, नाभा, पटियाला, जींद, बूंदी, टिहरी रियासत के जो राजा थे, उन्होंने पैसे से, फौज से अंग्रेज़ों की मदद की थी। बाद में अंग्रेज इनसे खुश हुए थे, और गढ़वाल का कुछ और इलाका अंग्रेज़ों ने टिहरी नरेश को दे दिया था इनाम के तौर पर। तो यहाँ से आरसी मजूमदार कहते हैं कि भाई ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ना तो ये पहला था, ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही वो कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी शिकायतों के लिए लड़ रहे थे। तो ये देखो ना, खूब आता है। इनकी किताब क्या है आरसी मजूमदार की? सिपाही माने सिपाही, म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही विद्रोह और 1857 की क्रांति। सीधे सीधे यही पूछ लेता है किसकी किताब है, आरसी मजूमदार की। और ये तो अक्सर पूछता है किसने कहा। ये कोटेशन ऐसी आ जाती है कि तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, इसी के साथ साथ एक है एसएन सेन, इन्होंने किताब लिखी है द ग्रेट रेविलियन। दिखा आपको, दिख रहा है? ठीक है ना। एक किताब है एसएन सेन की द ग्रेट रेविलियन। इन्होंने भी कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये केवल सैनिक विद्रोह था। ध्यान रखना, ये दो लोग खूब पूछे जाते हैं। और लोगों ने भी कहा कि ये आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, लेकिन एसएन सेन और आरसी मजूमदार खूब पूछे जाते हैं।
और मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि आर सी मजूमदार की जो कोटेशन है ना, ये अक्सर पूछी जाती है। तो एस.एन. सेन की बुक का नाम है द ग्रेट रिविलियन और इनकी बुक का नाम है सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो एस.एन. सेन भी कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम नहीं, ये केवल सैनिक विद्रोह था। ठीक है। उसके बाद इसी तरह की बातें उस समय सर सैयद अहमद खां, शायद ये बिजनौर में या नजीबाबाद में सदर अमीन के पद पर थे ये, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खां उस समय ये सरकारी मुलाजिम थे। इन्होंने भी कहा कि ये आज़ादी की लड़ाई नहीं थे। इसी तरह की बात उसी समय के एक और इतिहासकार हैं मुंशी जीवन लाल, उसी समय के हैं ये, इन्होंने भी कहा कि ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है। दुर्गादास बंदोपाध्याय भी कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा सेन, मजूमदार और सैयद अहमद खां। एक और आता मिर्ज़ा गालिब, कहते हैं इनमें से किस शायर ने स्वतंत्रता संग्राम को देखा था। तो मिर्ज़ा गालिब जो थे उस समय जीवित थे और एक्टिव भी थे, इन्होंने इस बगावत को देखा था, कुछ लिखा भी है इस बगावत के बारे में इन्होंने। ठीक है, आगे चले भाई। तो लॉरेंस और सीले कहते हैं कि ये मात्र सैनिक विद्रोह था, ये जो लड़ाई थी ये केवल सैनिक विद्रोह था, यानी कि आज़ादी की लड़ाई या आम आदमी की लड़ाई ये नहीं थी। ठीक है। टी.आर. होम्स, ये भी खूब आता है कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। तो ये जो है अंग्रेजों को सभ्य कहते हैं और हमें कहते हैं बर्बर। ठीक है ना। तो टी.आर. होम्स कहते हैं ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। जॉन केई इसे काले और गोरों का झगड़ा कहते हैं, काले और गोरों का। जॉन केई जो है इसे काले और गोरों का झगड़ा कहते हैं। इन्होंने कहा है श्वेतों के विरुद्ध विद्रोह। जॉन केई ने कहा है कि ये जो लड़ाई थी ये जो थी श्वेतों के विरुद्ध विद्रोह था। अब जैसे यूपीएससी मेंस आप देंगे ना, जैसे स्टेट पीसीएस मेंस देंगे, तो जब आप उसके स्वरूप के बारे में लिखेंगे तो कभी कभी तो ये ऐसी कोटेशन ही आ जाती हैं, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, टिप्पणियाँ कमेंट करने को आ जाते हैं। जैसे आर सी मजूमदार की कोटेशन है, या लॉरेंस और सीले की कोटेशन है, या इनकी कोटेशन है एस.एन. सेन की, या टी.आर. होम्स की, या जॉन केई की। जैसे इन्होंने कह दिया कि ये काले लोगों का गोरे लोगों के खिलाफ जो है कि विद्रोह था या झगड़ा था। तो देखो भी ऐसी बात नहीं है कि ये बात ज़रूर है कि सभी जो अश्वेत हैं श्वेतों के खिलाफ मिलकर के लड़ रहे थे, लेकिन सभी अश्वेत श्वेतों के खिलाफ नहीं थे। क्योंकि जब इस बगावत को दबाया गया तो बगावत को दबाने में अंग्रेज़ फ़ौज में जो हिंदुस्तानी फ़ौजी थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप देखें ना, जो यूरोपीय फ़ौज थी या ब्रिटिश फ़ौज थी उसमें सारे गोरे थोड़ी थे, ज़्यादातर तो हम ही लोग थे उसमें, और हम ही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो इंडियन फ़ौजी थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके अलावा बहुत सारे देसी नवाब राजा महाराजा जो थे उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि श्वेतों के खिलाफ बगावत थी, है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये देसी लोगों का स्वतंत्रता संग्राम था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा मेंस में तो वे चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है ना, उसके लिए अलग से बात करूँगा। फिलहाल हमारा ध्यान क्या है, प्री निकालने पर है। अब ईश्वरी प्रसाद और वीर सावरकर, अशोक मेहता, ईश्वरी प्रसाद, वीर सावरकर और अशोक मेहता, इन्होंने कहा है कि ये आज़ादी की लड़ाई थी, ये स्वतंत्रता संग्राम था। और सबसे पहले वीर सावरकर ने कहा, विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर ने कहा कि ये जो बगावत थी ये स्वतंत्रता संग्राम था। वीर सावरकर ने अपनी बुक लिखी थी, मराठी भाषा में लिखी गई थी, बाद में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुआ, और पहली बार वो बुक 1909 में छपी थी। ध्यान रखना, 1909 में छपी थी। क्या नाम था उसका? द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता का युद्ध। द वार ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, द वार ऑफ इंडियन, कहाँ थे भाई और कहाँ थे, ठीक है सब, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध, ठीक है। किसने लिखी है? वीर सावरकर ने। कब छपी? 1909 में, है ना। दरअसल इन्होंने इंडिया हाउस में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल जब पूरे हुए तो उसको मनाया था। उसमें कहा था कि भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई है। इसी बुक में इन्होंने कहा था कि ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। खूब आता है कि पहली बार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा, किस किताब में कहा, कहाँ कहा, कब कहा, तो ध्यान रखना, वीर सावरकर ने 1909 में। और ये किताब ओरिजिनली किस भाषा में छपी थी? मराठी भाषा में। ओके, ठीक है, चलिए। तो ईश्वरी प्रसाद, वीर सावरकर और अशोक मेहता, इसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम इसको जो नहीं कहते हैं, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, मुंशी जीवनलाल,
बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां। और जितने भी अंग्रेज थिंकर है, कोई इसको कहता है सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, और कोई कहता है श्वेतों के विरुद्ध संघर्ष, कोई कहता है जॉन केई क्या कहता है, काले गोरों का झगड़ा। ठीक है ना। अब इसी में एक और हैं जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस करते हुए इसको कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। वो थे डिज़राइली। डिज़राइली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। यहाँ मैंने जरूर कहीं लिखा होगा, ये लिखा है डिज़राइली। क्या है? डिज़राइली ने कहा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने। डिज़राइली कह रहे नॉट अकस्मात सचेत योजना एंड राष्ट्रीय विद्रोह HOC में। तो HOC का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स। इन्होंने कहा था कि ये अचानक पैदा नहीं हुआ। नॉट अकस्मात का मतलब ये जो बगावत हुई है अचानक नहीं हुई है। इन्होंने कहा सचेत योजना, इन्होंने कहा इसके लिए पूरी तरह से सोच समझ के योजना बनाई गई थी, पूरा योजनाबद्ध विद्रोह था, और ये कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था ये। ठीक है, चलें आगे। अब इसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने आपको ये सारा बता ही दिया। बंगाल सेना ने जनवरी 1857 में कारतूसों के खिलाफ, जो चर्बी वाले कारतूस थे उसके खिलाफ बगावत की थी। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रीमिया व अफगान विनाश। दरअसल 1853 में क्रीमिया के मोर्चे पर इंग्लैंड की फ़ौज हारी थी, उसमें भारतीय फौजी भी थे। तो वहाँ से जब ये लौट के आए तो इनके मन में गुस्सा था। अफ़गान, पहला और दूसरा जो अफ़गान वार हुआ उसमें भी जो भारतीय फ़ौज थी उसको बहुत नुकसान हुआ था, तो उसको लेकर भी भारतीय फ़ौजियों में गुस्सा था। इसके अलावा एक है इनाम कमीशन। लॉर्ड डलहौजी ने नियुक्त किया था ये इनाम कमीशन इसको क्यों कहा गया? इनाम कमीशन इसको इसलिए कहा गया कि आप ये लोग ये देखो कि जितने भी जागीरदार ज़मींदार हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हों, इनको जो जागीरें मिली हुई हैं उनके टाइटल्स की जांच करो आप, यानी इनके कागज़ों की जांच करो। अगर इन्हें जो जागीरें मिली हुई हैं वास्तव में किसी राजा या देसी राजा नरेश ने या ब्रिटिशर्स ने इनको दी हैं तो रहने दो, और अगर इनका अवैध कब्जा है तो उसको छीन लो। तो बहुत से राजों रजवाड़ों की, जागीरदारों की जागीरें डलहौजी ने इनाम कमीशन के द्वारा छिनवाई थी। यही काम अवध में भी हुआ था। ठीक है ना। अवध का विलय हुआ। अवध के विलय से लोगों में बहुत गुस्सा था, और अवध के विलय से बंगाल फौज में खास करके बहुत ज़्यादा गुस्सा था। कहते हैं कि बंगाल फौज में जो सैनिक थे उसमें से 60% जो थे वो अवध से आते थे, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो फौजियों को ये लग रहा था कि अंग्रेज़ों ने हमारी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे राजा की राज हड़प लिया है। अच्छा, अवध का जब विलय हुआ, जिस तरह से इनाम कमीशन हुआ, इसने ज़्यादातर जागीरें महाराष्ट्र में छीनी, तो अवध में भी इसी तरह कमीशन अपॉइंट हुआ। तो ज़्यादातर जो रजवाड़े थे या जागीरदार या जमींदार थे उनकी रियासतें हड़प ली गई थी। अब इन्हीं रियासतों, रजवाड़ों से या जागीरदारों जमींदारों के परिवारों से बंगाल फौज में फौजी थे, तो इनके अंदर गुस्सा था, हमारी ताकत का इस्तेमाल करके हमें ही उजाड़ा जा रहा है। इसके अलावा अवध के विलय से आम जनता में भी गुस्सा था कि नवाब साहब को हटा दिया। तो जैसे ही फौजियों ने हंगामा किया, आम आदमी भी उनके साथ जुड़ गया। अच्छा, और मैंने लिखा है यहाँ पर डाक एक्ट, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक एक्ट लागू हुआ था, जिसमें कहीं से भी चिट्ठी भेजने के लिए कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले क्या था, फौजियों को डाक की जो फैसिलिटी थी वो फ्री थी, लेकिन अब फौजियों से पैसा लिया जाने लगा चिट्ठी भेजने के लिए, तो इसको लेकर भी फौजियों में गुस्सा था। इसके अलावा जो फौजियों की जो हालात थे या उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो ख़राब थी। ख़राब ऐसे थी कि इनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जाता था। कौन से? भारतीय फौजी। इन्हें काला कहा जाता था, निग्गर कहा जाता था, सुअर किया जाता था, अक्सर बात बेबात पीट दिया जाता था। इनके प्रमोशन के चांसेस भी कम थे। हर फौजी जानता था वो कितनी ही वफादारी से, कितने ही मन से सर्विस क्यों ना कर ले, लेकिन उसका प्रमोशन एक तय स्टेज से ज़्यादा नहीं होना है। इन्हें सैलरी कम दी जाती थी, रहने सहने की, खाने की दशाएं भी इनकी गोरे सैनिकों के मुकाबले कम थी। इसलिए इनमें गुस्सा था कि भाई लड़ते हम हैं और ऐश कौन करते हैं? गोरे करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं उन्हें छावनियों में छोड़ रखा था। खुली छूट थी ईसाई धर्म प्रचारकों को या मिशनरियों को छावनियों में अपने धर्म के प्रचार की खुली छूट थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंग्रेज़ सरकार जो है खुलेआम ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रही है, तो इसको लेकर के फौजियों में गुस्सा था। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि एक जो तथाकथित शब्द है ना, तथाकथित, इसका मतलब ये होता है कि लोग ऐसा कहते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये जो तथाकथित शब्द है ना, इसका अर्थ ये है कि भाई लोग ऐसा कहते हैं लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो ऐसे ही होता है कि बंगाल सेना में
तथाकथित निम्न जाति के लोग, मैं नहीं मानता कौन निम्न जाति है कौन उच्च जाति, लेकिन समाज में कहे भाई ये निम्न जाति और ये उच्च जाति, तो तथाकथित निम्न जाति के फौजियों को बंगाल सेना में खूब भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि अब अंग्रेज़ों को देशी और विदेशी मोर्चों पर बहुत बड़ी फौज की ज़रूरत थी, बहुत बड़ी फौज की ज़रूरत थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है कि नॉन मुस्लिम्स और नॉन इलीट जो जातियाँ थीं उनको फ़ौज में लेना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि भाई इतनी बड़ी सेना चाहिए थी, विश्व विजय की चाहत थी, तो अकेले तुर्कों से तो काम चल नहीं रहा था, तुर्कों या अफगानों या पठानों से तो काम चल नहीं रहा था, अब तो बड़ी से बड़ी फौज चाहिए थी, तो उसमें अब हर जाति का, चाहे वो ऊंची जाति हो या निम्न जाति हो, सभी को लेना था। तो उसी तरह से अंग्रेज़ों के सामने था कि अब बड़ी फौज चाहिए तो उसमें तो सभी को लेना पड़ेगा, है ना भाई। जैसे जैसे सरकार के काम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे उससे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी चाहिए। अब वो क्या भाई साहब हम जो हैं इलीट क्लास के लेंगे तो कहाँ से आ जाएंगे, है ना। इलीट क्लास के लोग तो कहेंगे हम तो साहब बनेंगे, नीचे क्लर्क तो हम बनेंगे नहीं, आदेश तो हम मानेंगे नहीं, तो फिर तो लेना पड़ेगा ना, समझ रहे ना। तो इसी तरह से फ़ौज में हर जाति को भर्ती किया गया। तो जो अपने आप को ऊंची जाति के कहते थे फौजी, वो इससे नाराज़ होने लगे, है ना। खाने पीने की चीज़ों को लेकर के झगड़ा हो गया, इसके हाथ का खाएंगे इसके हाथ का नहीं खाएंगे, ठीक है। सेना का यूरोपीकरण होने लगा, जैसे आईसीएस का यूरोपीकरण हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसी तरह से सेना का यूरोपीकरण होने लगा। सेना का यूरोपीकरण का मतलब क्या है कि ऊंचे पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा गोरे लोगों को या यूरोपीय लोगों को ही लिया जा रहा था। अब खैर यहाँ पर एक लास्ट जो मैंने लिखा है सती चौरा, दरअसल कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे ना। यहाँ पर एक घाट था सती चौरा घाट। तो जब कानपुर में बगावत हुई तो बहुत से अंग्रेज़ परिवार, खास करके महिलाएं और बच्चे, अपनी जान बचाने के लिए नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे सती चौरा घाट के पास। तो इस विद्रोह के दामन पे ये काला दाग है कि यहाँ पर इनकी नाव को डुबो दिया गया था और बहुत से अंग्रेज़ महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। तो इसको लेकर के अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा था। तो इस सती चौरा घाट की घटना के नाम से ये फेमस है कानपुर में। खैर बगावत ख़त्म हो गई। उसके बाद 1857 के विद्रोह का खात्मा हो गया। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक अनाउंसमेंट किया जिसे हम विक्टोरिया घोषणा कहते हैं। और सवाल भी आता है कि विक्टोरिया घोषणा 1 नवंबर सन 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाई थी। और उसमें महारानी एलिजाबेथ ने भारतीयों से वादा किया था कि आज से जो भारतीय प्रजा है वो ब्रिटिश प्रजा है। इसके अलावा हड़प नीति ख़त्म की जा रही है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि भारतीय रियासतों को किसी भी तरह से हड़पा ना जाए। जो अवैध रूप से भारतीय रियासतें हड़पी गई हैं उन्हें लौटा दिया जाएगा। भारतीय नरेशों रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात बनाए जाएंगे। भारत में किसी भी तरह के धर्म, जाति, रंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा। रियासतों को दत्तक पुत्र गोद लेने की आज़ादी दी जाएगी। भारतीयों के धर्म, संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाजों में किसी तरह का दखल नहीं दिया जाएगा। भारत में ज़बरदस्ती जो है कि किसी भी दूसरे धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री की क्लास 16 के 2 पार्ट इस तरह से हो चुके हैं और 1857 का विद्रोह हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।